आदिरन्त्येन सहेता, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का अगला सूत्र है। आदिरन्त्येन सहिता का संधिच्छेद होगा आदि ही अन्त्येन सह इता। आदि ही रे का विसर्ग अन्त्येन सह इता। इसकी वृत्ति देखते हैं हम। अन्त्येनेदा सहित आदिर मध्यगानम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्त्येन आदि ही अन्त्येन सह इता, अन्त्येन इता सह आदि ही, यह संज्ञा है कि अंतिम इत के सहित आदि वर्ण अपने मध्य वालों का और स्वयं का बोधक होता है। जो प्रत्याहार हम निर्माण करते हैं अच अण हल इत्यादि प्रत्याहारों का विधायक सूत्र जो है वह है आदिरन्त्येन सहिता। यही सूत्र हमें बताता है कि प्रत्याहारों से किस प्रकार से हमें अर्थ निकलता है। जैसे हम लेते हैं इको यणचि सूत्र का इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में हम देखेंगे कि इक प्रत्याहार का यदि अर्थ हमें पता लगाना है, समझना है, तो वह अर्थ हमें पता लगेगा आदिरन्त्येन सहिता से। आदिरन्त्येन सहिता कहता है कि अंतिम इत के सहित आदि अपने मध्य वालों का और स्वयं का बोधक होता है। इत का तो बोधक होता नहीं है क्योंकि इत की तो तश्लोप से लोप हो जाता है, इसलिए वह तो शेष बचता ही नहीं है। जैसे इको यणचि में इक जो है, तो इक में हम देखेंगे ई से लेके आई ऊण तक चलेंगे, फिर रील री क तक चलेंगे। तो क तक चलने के बाद में कै की और न की संज्ञा हो जाएगी उपदेश से हलंत्यम से, और तश्लोपसन का लोप हो जाएगा। इसके बाद बच गया आदि। कौन सा वर्ण है? इक में आदि है ई, और यह जो ई है यह मध्य वालों की यानी ई और कै के बीच वालों की, ऊ री और री की तथा स्वयं की आदि अपने आप की बोध कराएगा। तो इक इन चार वर्णों का बोध कराएगा, ई ऊ री और री, इस तरह से। तो अंत्य इत से यह युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा अपनी संज्ञा का बोधक होता है। इसी से अच हल अल अण इत्यादि प्रत्याहारों का निर्माण होता है। यह इन प्रत्याहारों का विधायक सूत्र है। तो इस तरह से जिससे कुल लघु सिद्धांत कौमुदी में जो प्रत्याहारों का निर्माण होता है, तो कुल 44 की संख्या में प्रत्याहार काम में आते हैं। उन 44 की संख्या में जो प्रत्याहार हैं उनका निम्न प्रकार से वर्णन है। प्रत्याहार हैं अण अक इक उक एड अच इच एच ऐच अट अण इण यण अम यम यम गम ये झश अश हश वश जश झश बश छव यय मय झय खय चय यय झर खर चर शर अल हल वल रल झल शल और रे। तो इस तरह से कुल 44 की संख्या में प्रत्याहार हैं। रे प्रत्याहार अपने आप में थोड़ी विशेषता रखता है, उसका उल्लेख अपन यथास्थान करेंगे और समझेंगे कि यह प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। तो ठीक है, इस तरह से आदिरन्त्येन सहिता सूत्र से प्रत्याहार विधायक सूत्र है और प्रत्याहारों की रचना और निर्मित इससे समझ में हमें आती है। आगे आता है उकालो अज्रिस्व दीर्घब्रूतः, अग्रिम सूत्र। एक सेकंड। उकालो अज्रिस्व दीर्घब्रूतः उश्च 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 वह वाम काले कालो यश स्वचक्रमात् ह्रस्व दीर्घब्लुत संज्ञा शात। तो क्या है कि ये वर्णों का उच्चारण के समय के आधार पर ये वर्णों का भेद करता है, उनमें विभेद करता है, उनका वर्गीकरण करता है। जैसे मुर्गा बांग देता है पुराने समय में, तो मुर्गे की बांग जो सुबह उसको उठकर ही लोग उठा करते थे, सुनकर ही उठा करते थे। तो मुर्गा बोलता है ऐसे कुकू कू, तो सबसे जो पहला है कुक, वो थोड़ा बोला जाता है, फिर कुकू थोड़ा ज़्यादा देर तक बोला जाता है, फिर कू, ये जो है वो तीसरा जो ऊ है वो काफ़ी लंबे समय तक उच्चारण होता है, कुकू कू, इस तरह से। तो पहला जो ऊ है वो ह्रस्व है कुक, दूसरा जो ऊ है कू
वो दीर्घ है, बड़ा है, उससे दुगना समय लेता है। और तीसरा जो है कू, वो काफ़ी लंबे समय तक उसका उच्चारण वर्गा करता है। तो इन ऊ के समान समय में जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों की क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। यानी पहले ऊ के बराबर समय लेने वाला वर्ण ऊ ह्रस्व, बीच वाले के बराबर समय लेने वाला दीर्घ और अंतिम वर्ण के समान समय लेने वाला वर्ण होता है प्लुत वर्ण होता है। तो यह व्यवस्था है और यह व्यवस्था वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। तो इस तरह से जो समस्त वर्ण हैं और विशेष रूप से जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जैसे छोटी ई जो होती है वह ह्रस्व होती है, बड़ी ई जिसे हम कहते हैं वह दीर्घ होती है। एक अन्य भी उच्चारण हो सकता है ई का, जो ई के आगे देवनागरी लिपि में 3 की संख्या लिखी जाती है, उसे प्लुत बोला जाता है, तो वह प्लुत ई होती है। इस तरह से सभी जो स्वर हैं, सभी तो स्वर तो नहीं होते, कुछ स्वर ह्रस्व नहीं होते, लेकिन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। और जो व्यंजन हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, उनका उच्चारण मात्रा आधी मात्रा में, जो ह्रस्व होता है उसको एक मात्रा के समय में बोला जाता है। मात्रा समय का मापक है। एक पलक झपकने में जो समय लगता है उस समय एक मात्रा का समय कहते हैं। तो एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय में जिस वर्ण का उच्चारण संपन्न हो जाता है उसे ह्रस्व कहा जाता है, और उससे दुगने समय में जिसका उच्चारण होता है उसे दीर्घ कहा जाता है, और उससे अधिक समय जो वर्ण लेता है, 3 या 4 मात्रा का जो समय लेता है, उसे प्लुत की संज्ञा दी जाती है। फिर आ जाता है उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः, स्वरितः। उच्चैः, अब ये 3 प्रकार का और वर्गीकरण है स्वरों का, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चैः उदात्तः, जो उदात्त वर्ण है उसका उच्चारण उच्चैः ऊर्ध्व भाग से होता है। तालु आदि जो हमारे भाग हैं कंठ के, जिनसे वर्णों का उच्चारण होता है, तालु, मूर्धा, दंत, जिह्वा, नासिका इत्यादि इत्यादि, नासिका नहीं सम्मिलित करेंगे हम, तो उनमें से भी उनके भी हम 3 भाग कर सकते हैं, एक तो ऊर्ध्व भाग, एक मध्य भाग, एक अधः भाग, निचला वाला भाग, ऊपर वाला भाग और बीच वाला भाग। तो तालु आदि की भी ऊर्ध्व भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह उदात्त कहलाता है, नीचे ही अनुदात्त है। तालु आदि के निचले भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे अनुदात्त कहा जाता है। और समाहारः स्वरितः, जिस वर्ण के उच्चारण में दोनों ही ऊर्ध्व और अधः भाग दोनों का ही प्रयोग होता है, ऐसा कह सकते हैं मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है उसे स्वरित वर्ण की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से कुल 9 भेद हो गए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इनका 3-3 का जब हम संयोजन करेंगे तो ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित, इस प्रकार से कुल 9 प्रकार के भेद हो जाते हैं। लिखने की व्यवस्था ये है, प्राय जो हैं ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं, ये लौकिक व्याकरण में या संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है, वैदिक ग्रंथों में ही इनका प्रयोग होता है। और उदात्त जो वर्ण होता है उसको सामान्य सीधा लिखा जाता है जैसे ए। अनुदात्त जो होता है उसको उसके नीचे एक सीधी डंडी डाल दी जाती है, और जब स्वरित होता है उसके ऊपर एक खड़ी डंडी इस प्रकार से डाल दी जाती है। तो यह है इस प्रकार से वैदिक ग्रंथों में इन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को लिखने का तरीका होता है।